दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। एग्रीकल्चरल इनकम का दूसरा वीडियो है जहां पर हम लोग ये सीखेंगे कि अगर आपकी किसी इनकम में आपकी बिजनेस इनकम और आपकी एग्रीकल्चरल इनकम दोनों इंक्लूडेड होती है तो उसमें किस तरीके से आप क्या क्राइटेरिया लगा करके इन दोनों इनकम को अलग करोगे। तो यानी कि हम लोग सीखने वाले हैं अपोर्शनमेंट ऑफ बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम। फर्स्ट वीडियो की अगर बात करें तो वहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि कौन कौन सी इनकम आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है, कौन से कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है अगर आपको किसी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम डिक्लेयर करना है। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। अब देखिए मैंने आपको अपोर्शनमेंट का मतलब बताया कि अगर आपकी कोई एक ऐसी इनकम होती है जिसमें आपका बिजनेस इनकम भी इंक्लूडेड है और साथ में एग्रीकल्चरल इनकम भी उसी में इंक्लूडेड है, तो आप क्या क्राइटेरिया लगाओगे कि आप इन दोनों इनकम को अलग अलग कर पाओ, तो उसी को हम बोलते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहाँ पर अलग अलग रूल्स के थ्रू हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट में हम क्या क्राइटेरिया लगाते हैं कि हमारी बिजनेस इनकम अलग हो जाए और एग्रीकल्चरल इनकम अलग हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे चार रूल्स की। सबसे पहला रूल होगा रूल 7, उसके बाद बात करेंगे रूल 7A की, उसके बाद रूल 7B की और फिर रूल 8 की। सबसे पहले अगर हम लोग देख लें रूल 7, तो यहां पर बोल रहा है रूल 7, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। एनी प्रोडक्ट का मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट। अब देखिए यहां पर क्या होता है, रूल 7 ए किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करेगा, रूल 7B किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करेगा और रूल 8 किसी और एक दूसरे प्रोडक्ट की बात करेगा। ये तीनों जिस प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट हमारे बच जाते हैं वो आ जाते हैं रूल 7 के अंदर में। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि मेरी शहर में एक बेकरी चल रही थी और मेरे पास में एग्रीकल्चरल लैंड भी था। अब आपको पता है कि अगर मैं मान लो ब्रेड बना रहा हूँ तो मुझे वीट की जरूरत पड़ेगी, और ये वीट जो है वो मैं मार्केट से भी खरीद सकता हूँ और साथ में मेरे पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर भी मैं उगा सकता हूँ। मैंने क्या किया कि अपने एग्रीकल्चरल लैंड पे वीट को उगाया। अब मान लीजिए कि मैंने एग्रीकल्चरल लैंड पे अगर वीट को उगाया और डायरेक्टली अगर इसको मार्केट में वीट को एज इट इज सेल कर दिया, वही जो प्रोसेस हम लोग एम्प्लॉय करते हैं उस प्रोसेस को एम्प्लॉय करके डायरेक्टली मैंने वीट को मार्केट में सेल कर दिया, तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी हो गई एग्रीकल्चरल इनकम। लेकिन अगर उसी वीट को एज अ रॉ मटेरियल मैं अपनी बेकरी में यूज कर लेता हूं और उससे फिर ब्रेड बना करके अगर मार्केट में सेल करता हूं, तो ये फिर मेरी क्या हुई, ये मेरी हुई मिक्स्ड इनकम, यानी कि इसमें मेरी बिजनेस इनकम भी है और इसमें मेरी एग्रीकल्चरल इनकम भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपने अपने किसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को डायरेक्टली मार्केट में सेल कर दिया उस पर वही एग्रीकल्चरल ऑपरेशन अपने करके, तो फिर तो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम हो गई, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर लेते हो आप किसी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसी और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो फिर वो आपकी क्या हो जाती है, तब फिर वो आपकी हो जाती है मिक्स्ड इनकम, जिसके अंदर आपकी बिजनेस इनकम भी इंक्लूडेड है और आपकी एग्रीकल्चरल इनकम भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग इस इनकम को अलग अलग करते हैं अगर हमने अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को यूज किया है एज अ रॉ मटेरियल इन आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं फॉर डिटरमाइनिंग द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि बिजनेस इनकम। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो वो बिजनेस इनकम ही होती है। तो फॉर डिटरमाइनिंग बिजनेस इनकम, मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच हैज बीन रेज्ड बाय द असेसी और रिसीव्ड बाय हिम एज रेंट इन काइंड। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो मैं किसी पर्सन को अपना एग्रीकल्चरल लैंड दे देता हूँ और उससे बोलता हूँ कि तुम काम करो और अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो भी हो रहा है उसको मार्केट में सेल करो और अर्निंग करो अपनी, तो वो जो काम कर रहा है उसको वो सेल करके मार्केट में अर्न कर रहा है, वो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम है। लेकिन मैंने जो उसको रेंट पे एग्रीकल्चरल लैंड अपना दिया है उसके लिए जो मुझे रेंट पे कर रहा है, ये भी मेरी क्या है, ये भी मेरी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो रेंट वो मुझे पे कर रहा है वो रेंट वो मुझे कैश में भी दे सकता है और साथ में काइंड में भी दे सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दिया था लास्ट वाले कि 10,000 रुपए मान लो रेंट हम लोगों का फिक्स हुआ है, 10,000 रुपए में से 8,000 रुपए वो मुझे कैश देगा और 2,000 रुपए मैं उससे उसकी फसल जो उसने उगाई है वो मैं ले लूंगा। अब 8,000 रुपए कैश ले लिया वो तो ठीक है, 2,000 रुपए की जो मैंने उससे फसल ली है, ठीक है, 2,000 रुपए की जो उसने फसल उगाई थी, जो प्रोड्यूस उसका हुआ था, वो जो मैंने लिया है, अगर मैं उसको मार्केट में सेल करता हूँ तो भी वो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। दूसरी चीज, यहां पर आपसे बोला जा रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच हैज बीन रेज्ड बाय द असेसी। इसका मतलब अगर मैं खुद जाके उस वीट का कल्टीवेशन करता हूं तो भी, या फिर अगर मान लो मैंने किसी को अपना एग्रीकल्चरल लैंड वहां पे किराए पे दे दिया और वो अपनी फसल उगा करके अगर मुझे रेंट पे कर रहा है, वो रेंट के फॉर्म में अगर मुझे वीट पे कर देता है, ठीक है, रेंट के फॉर्म में अगर कैश देने की जगह अगर वो मुझे वीट दे देता है, यानी कि रिसीव्ड बाय हिम एज रेंट इन काइंड, तो भी वो यहाँ पर मार्केट वैल्यू हम लोग उसकी भी ले सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, चाहे आप कल्टीवेट करके लो चाहे आप अगर उसको रेंट इन काइंड में रिसीव करो, अगर आपने उसको उस प्रोड्यूस को एज अ रॉ मटेरियल अपने उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज किया है, तो फिर आप उसको लोगे उसकी मार्केट वैल्यू। एक एक करके समझेंगे, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होता है इसका।
For determining the non-agricultural income, market value of any agricultural produce which has been raised by the assessee or received by him as rent in kind and which has been utilized as raw material in such business or the sale receipts of which are included in the accounts of the business shall be deducted. ठीक है, shall be deducted. अभी एक एक करके समझेंगे, एग्जांपल के थ्रू क्लियर आपको एकदम हो जाएगा. No further deduction shall be made in respect of any expenditure incurred by the assessee as a cultivator or the receiver of rent in kind. यहां पर ध्यान रखिएगा, no further deduction shall be made in respect of any expenditure incurred by the assessee as the cultivator or the receiver of rent in kind. मान लो मैंने आपको वीट वाला एग्जांपल दिया, ठीक है. अब मेरी जो बेकरी में ब्रेड बनती है, वो जो वीट मैंने वहां से लिया था, उस वीट से पूरा मैंने ब्रेड बनाया और उस ब्रेड को जब मैंने मार्केट में सेल किया तो वो सेल हुई 10 लाख रुपए की. ठीक है, मैंने जो वीट अपने एग्रीकल्चरल लैंड पे उगाया था उसको यूज करके मैंने क्या किया, अपना ब्रेड बनाई और ब्रेड को मैंने मार्केट में सेल किया और 10 लाख रुपए की अर्निंग मैंने वहां से कर ली. ये मेरी सेल प्रोसीड से, प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखिएगा. सेल प्रोसीड से मतलब मैंने इतना सेलिंग प्राइस एक तरीके से रिसीव किया. जो वीट मैंने वहां पर प्रोड्यूस किया था उसके लिए मैंने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इनकर किया होगा, लेकिन यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन से मतलब नहीं है. जब हम इनकम वाली निकाल रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम यानी कि बिजनेस इनकम, ध्यान रखिएगा बिजनेस इनकम की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी एग्रीकल्चरल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं. जो मैंने वीट उगाया उस पर मेरा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना लगा, अभी उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ. अगर मैं उसी वीट को मार्केट में सेल कर देता, अगर मैं उसी वीट को मार्केट में सेल कर देता तो मुझे कितना वहां से मिलता, यहां पर ये बताती है. जैसे मान लो अगर मैंने उस वीट को उगाया तो मेरी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगी होगी, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, यहां पर लिख देते हैं, चलिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सीओसी मैंने लिख दिया. ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मेरी थी मान लीजिए 3 लाख रुपए. अगर इसी वीट को मैं मार्केट में सेल करता, अगर इसी वीट को मैं मार्केट में सेल करता तो मुझे मिल जाते इसके 5 लाख रुपए. इसके मुझे मिल जाते, इसकी मार्केट वैल्यू हो जाती कितनी, 5 लाख रुपए. वीट को उगाया, कॉस्ट मेरी लगी 3 लाख रुपए, अगर मैं इसको डायरेक्टली मार्केट में सेल कर देता तो 5 लाख रुपए, लेकिन मैंने इसी वीट को कहाँ यूज कर लिया, अपने बेकरी में कर लिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेड. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई भी ऐसे रॉ मटेरियल को यूज किया जो आपने खुद मैन्युफैक्चर मतलब प्रोड्यूस किया था उसको, तो आप उसकी मार्केट वैल्यू को डिडक्ट करोगे अपने सेल प्रोसीड से. जितना भी आपका सेल प्रोसीड हुआ है, जितना भी आपका सेल प्रोसीड हुआ है उसमें से आप अपनी मार्केट वैल्यू को लेस कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगी कि आपकी बिजनेस इनकम कितनी है, आपकी बिजनेस इनकम कितनी है. इसके बाद इन्होंने बोला कि नो फर्दर डिडक्शन शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द सेसी एज अ कल्टीवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड. तो आप यहाँ पर और कोई भी मतलब मार्केट वैल्यू आपने लेस कर ली, इस मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए लेस करने के बाद कोई भी आप फर्दर डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हो एज अ कल्टीवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड. लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो उसको आप लेस नहीं कर सकते. अब सीधी सी बात है, अगर मैंने ब्रेड बनाई है तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग खर्चे तो कुछ किए होंगे ना. मतलब मैंने वीट जो उगाया उसकी तो मैंने मार्केट वैल्यू ले ली और वहां पर उसकी बात खत्म हो गई, वहां पर अब कोई भी मुझे एक्सपेंसेस नहीं लेने. लेकिन यहाँ पर जो मैंने ब्रेड बनाई है, इस ब्रेड को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मैंने खर्चे किए उसको मैं लेस कर सकता हूं अपनी बिजनेस इनकम से. तो यहाँ पर ये जो 10 लाख रुपए था, इस 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए ये लेस हुए. इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अगर मैंने कोई किए हैं तो वो भी मैं यहाँ पर लेस कर सकता हूं. तो यानी कि यहाँ पर ये 5 लाख रुपए होगा और सपोज अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मैंने 1 लाख रुपए लगे थे तो यहाँ पर मेरी बिजनेस इनकम आ जाएगी 4 लाख रुपए. अब बात आती है कि एग्रीकल्चरल इनकम कैसे पता चलेगी. एग्रीकल्चरल इनकम भी तो हमें पता लगानी है. तो एग्रीकल्चरल इनकम निकालने का सीधा सीधा तरीका है कि जो आपकी मार्केट वैल्यू थी, ठीक है, उसमें से आप अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को लेस कर दो तो आपको इसकी अपनी एग्रीकल्चरल इनकम पता चले. ये भी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. अब इसके बाद देखें, यहां पर क्वेश्चन आता है कि हम मार्केट वैल्यू को कैसे डिसाइड करेंगे. मार्केट वैल्यू डिसाइड करने के सिंपल से दो तरीके हैं. यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास में बनती है मार्केट वैल्यू के लिए. सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था जिसको आपने एज अ रॉ मटेरियल यूज किया था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो केपेबल है मार्केट में सेल होने के लिए, केपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट आइदर इन इट्स रॉ स्टेज और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑर्डिनरी प्रोसेस टू मेक इट फिट टू बी टेकन टू द मार्केट. अगर आप उसको मार्केट में मतलब वो जो वीट मैंने उगाया था अगर मैं उसको डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकता हूं तो फिर उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी. Average price at which it has been sold during the relevant previous year will be taken as the market value. जो वीट मैंने मार्केट में सेल किया पूरे साल अगर वो वीट सेल होता
तो उसकी एवरेज प्राइस कितना होता, या फिर जो बाकी के लोगों ने बेचा है एवरेज प्राइस उसका क्या रहा है, उस वीट का एवरेज प्राइस क्या रहा है, कितने रुपए किलो, कितने रुपए टन, कितने रुपए कुंटल, इस तरीके से जो बिकता है वो उसका एवरेज प्राइस क्या रहा है, अगर उसको आप बेच सकते हो तो। लेकिन अगर आप उसको नहीं बेच सकते हो मार्केट में, अगर उसकी डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं है, तब फिर आप कैसे डिसाइड करोगे उसकी। तो यहां पर आप लोगे इनका एग्रीगेट एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते कल्टीवेशन के। दूसरा, लैंड रेवेन्यू और रेंट पेड फॉर द एरिया विच इन विच इट हैज बीन ग्रोन। एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन ले लिया, उसके बाद अगर आपने कोई भी वहां पर टैक्स पे किया है तो वो, या फिर अगर मान लो आपने रेंट पे किया है, आपने किसी से रेंट पे लेकर के वहां पर कल्टीवेशन किया था, तो वो जो रेंट आपने पे किया है उसको आप लोगे साथ में। सच अमाउंट एज द असेसिंग ऑफिसर फाइंड्स हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेज इन ईच केस टू रिप्रेजेंट एट अ रीजनेबल प्रॉफिट। तो आप इन तीनों को ऐड करोगे, उसके बाद फिर आप पता लगाओगे कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है। इन तीनों का जो एग्रीगेट होगा, यानी कि इन तीनों का जो टोटल होगा, वही आपकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर दोनों इनकम को किस तरीके से हम लोग कंप्यूट करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग बिजनेस इनकम। देखिए, जो मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, जैसे मान लो जो वीट वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जो वीट की बात हमने करी थी, मैंने आपको बोला था कि जो ब्रेड मैंने सेल करी है उसको सेल करके मुझे 10 लाख रुपए के अमाउंट रिसीव हुआ है, मेरी रेवेन्यू 10 लाख रुपए हुई है। यहाँ पर वीट का मैंने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपको बोला था कि कितना है, 3 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मेरा 3 लाख रुपए लगा, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी मैंने आपको बताया था। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एक काम करते यहाँ ले लेते, चलिए। जो वीट में वो जो ब्रेड मैंने सेल करी थी वो सेल करी थी 10 लाख रुपए की, और साथ में जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन था मेरा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो था 3 लाख रुपए, और जो ब्रेड मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी उस ब्रेड को मैन्युफैक्चर करने में मेरा 1 लाख रुपए लगा। अब देखिए क्या हो रहा है, 10 लाख रुपए की ब्रेड मैंने सेल करी, इस 10 लाख रुपए की ब्रेड में मैंने 3 लाख रुपए का वीट लगाया, क्योंकि मेरा खर्चा 3 लाख रुपए का हुआ, और 1 लाख रुपए मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किए। तो अगर मैं माइनस करता हूं, मान लो 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए एक माइनस किए, और दूसरा मैंने माइनस किया 1 लाख रुपए, तो मेरे टोटल बने कितने, 6 लाख रुपए। ये 6 लाख रुपए जो है, ये जो 6 लाख रुपए, ये 6 लाख रुपए मेरी मिक्स्ड इनकम है। ठीक है, ये मेरी मिक्स्ड इनकम है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चरल इनकम का भी कुछ पार्ट है और बिजनेस इनकम का भी कुछ पार्ट है। अब बात आती है कि बिजनेस इनकम का कितना पार्ट है और एग्रीकल्चरल इनकम का कितना पार्ट है। तो बिजनेस इनकम का कितना पार्ट है वो निकालने का तरीका मैंने आपको यहां पर बता दिया है। देखिए, जो भी सेल प्रोसीड्स आपके मिले हैं, यानी कि 10 लाख रुपए, ये आप ले लो, साथ में लेस कर दो इसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मार्केट वैल्यू हमने कितनी ली थी, मार्केट वैल्यू हमने ली थी 5 लाख रुपए शायद। तो ये 5 लाख रुपए ये आ गया, 10 लाख रुपए यहाँ पे, वहां से हटा देते हैं इसको। 10 लाख रुपए ये हो गया, और 5 लाख रुपए ये लिया था। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस उसमें से कितने थे, 1 लाख रुपए के। तो बिजनेस इनकम मेरी कितनी निकली, 4 लाख रुपए। इसके बाद फॉर डिटरमाइनिंग एग्रीकल्चरल इनकम, अब देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली वो दे देता है कि उसकी जो मिक्स्ड इनकम है वो 6 लाख रुपए की है, आपको बोलेगा कि एग्रीकल्चरल इनकम बताओ और बिजनेस इनकम बताओ। अब अगर इनमें से कोई भी एक आप लगा लेते हो, मतलब अगर आपको इस तरीके का डेटा दिया है कि आप उसमें बिजनेस इनकम निकाल पा रहे हो, तो आप बिजनेस इनकम को निकालो। अगर उसमें ऐसा डेटा दिया हुआ है कि आप एग्रीकल्चरल इनकम को आराम से निकाल सकते हो, तो आप उसको निकालो, और फिर आप इसमें से टोटल इनकम में से इसको माइनस कर दो, आपको वो पता चल जाएगा कि कितना है। तो 6 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए अगर मेरी बिजनेस इनकम हो गई, तो एग्रीकल्चरल इनकम कितनी हुई, एग्रीकल्चरल इनकम कितनी हुई, एग्रीकल्चरल इनकम हो गई मेरी 2 लाख रुपए, यानी कि 6 लाख रुपए माइनस 4 लाख रुपए। अगर मान लीजिए कि मैं एग्रीकल्चरल इनकम को निकालता हूं यहाँ पे ये फॉर्मूले को यूज करके, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कितना था मेरा, 5 लाख रुपए का। यहीं पर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मेरा कितना गया था, 3 लाख रुपए का। कितना वैल्यू आई, 2 लाख रुपए। तो आप कोई भी तरीका यूज करो, अगर आपको टोटल वही मिक्स्ड इनकम दे दी जाती है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आप निकाल लो, और उसके बाद फिर उसमें से माइनस करके आप डायरेक्टली दूसरी भी निकाल सकते हो। अगर आपको बोलता है कि दोनों अलग अलग निकालना है, तो दोनों को अलग अलग भी आप निकाल सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेम उसी तरीके से जो मैंने वीट वाला एग्जांपल आपको दिया था, देखें। क्वेश्चन 1 हमसे बोल रहा है, मिस्टर राज ग्रोज शुगर केन एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। फर्स्ट पॉइंट में बोला 30% ऑफ द शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 10 लाख रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच शुगर केन इज 5 लाख रुपीज। दूसरे पॉइंट में बोला द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द बैलेंस 70% इज 14 लाख रुपीज एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 लाख रुपीज। थर्ड पॉइंट में बोला आफ्टर इनकरिंग 1.5 lakh in the manufacturing process on the sugar and on the balance sugar cane, the sugar was sold for 25 lakh rupees. Compute Raj's business income and agricultural income. तो यहाँ पर आप बात करो फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट में हमसे बोला जा रहा है 30% ऑफ द शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 10 लाख रुपीज।
जो मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड पड़ा था, उस एग्रीकल्चरल लैंड में मैं शुगर केन को यानी कि गन्ने को उगाता था, और मेरे पास एक शुगर फैक्ट्री भी थी। तो वो जो गन्ना मैं उगाता था उसमें से 30% गन्ना मैं डायरेक्टली मार्केट में सेल कर देता था, और 70% जो गन्ना मेरे पास में बच जाता था उसको मैं अपनी फैक्ट्री में ला करके उससे शुगर को मैन्युफैक्चरिंग करता था। तो जो 30% की शुगर मैंने शुगर केन प्रोड्यूस किया था, उसको मैंने डायरेक्टली मार्केट में सेल कर दिया, और ये सेल मेरी हुई 10 लाख रुपए की। ठीक है। और इस पे जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मेरा लगा था वो कितना लगा था? 5 लाख रुपए का। तो अब आप मुझे बताओ कि एग्रीकल्चरल इनकम इसमें से क्या ये मिक्स्ड इनकम होगी? अरे जब मैंने गन्ने को डायरेक्टली उगाया और मैंने मार्केट में अगर उसको सेल कर दिया, तो इसमें मेरी कोई भी वो मिक्स्ड इनकम थोड़ी हुई। डायरेक्टली मेरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बिक गया मार्केट में। इसका मतलब वो मेरी डायरेक्टली एग्रीकल्चरल इनकम हो गई। तो 10 लाख माइनस 5 लाख रुपए, यहाँ पर मेरी सीधे सीधे एग्रीकल्चरल इनकम निकल आएगी कितनी? 5 लाख रुपीज की। 10 लाख माइनस 5 लाख रुपीज। तो ये मेरी हो गई एग्रीकल्चरल इनकम फर्स्ट पॉइंट से। प्रॉब्लम आएगी सेकंड पॉइंट में। आपको देखें, the cost of cultivation of the balance sugarcane 70% is 14 lakh rupees and the market value of the same is 22 lakh rupees. After incurring 1.5 lakh rupees in the manufacturing process on the balance sugarcane, the sugar was sold for 25 lakh rupees. मेरी जो शुगर बिकी है वो 25 लाख रुपीज की बिकी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वीट वाला, उसमें 10 लाख रुपए की मेरी ब्रेड जो थी वो बिकी थी। तो 25 लाख रुपए की मेरी शुगर बिकी। इसमें से मैंने 14 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगाया था, जो कि क्या था? शुगर केन था। तो ये हो गया 14 लाख रुपीज। 14 लाख रुपीज मेरा क्या लगा? शुगर केन लगा, रॉ मटेरियल। अभी हम लोग बात करें मिक्स्ड इनकम की। इसमें मैंने 1.5 लाख रुपीज का क्या इनकर किया था? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी इनकर किए थे। तो ये हो गए मेरे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1.5 लाख रुपीज। अब इसको अगर आप माइनस करो तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 9.5 लाख रुपीज। यानी कि मेरा जो प्रॉफिट है, जो मेरा टोटल प्रॉफिट है, वो कितना है? 9.5 लाख रुपए का। ये 9.5 लाख रुपए में बिजनेस इनकम भी है कुछ, और एग्रीकल्चरल इनकम भी है। अब इसको अलग अलग किस तरीके से करेंगे? देखिए, अगर बात करें उसकी बिजनेस इनकम की, तो बिजनेस इनकम डायरेक्टली मेरी कैसे निकल आएगी? सेल प्रोसीड्स कितने थे? 25 लाख रुपीज के। मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मार्केट वैल्यू लेंगे, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ही लेंगे अगर आपको बिजनेस इनकम निकालनी है तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू जो थी 70% शुगर केन की, वो कितनी थी? 22 लाख रुपए। तो यहां से आप माइनस करो 22 लाख रुपए। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मैंने कुछ इनकर किए हैं, बिल्कुल इनकर किए हैं, 1.5 लाख रुपए के। तो 1.5 लाख रुपए ये माइनस होगा 1.5 लाख रुपीज। 25 लाख माइनस 22 लाख माइनस 1.5 लाख, आंसर इज 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए की मेरी बिजनेस इनकम हो गई। मिक्स्ड इनकम की बात करें तो मिक्स्ड इनकम कितनी थी? 9.5 लाख। अब 9.5 लाख अगर मिक्स्ड इनकम है, उसमें से बिजनेस इनकम 1.5 लाख रुपए है, तो एग्रीकल्चरल इनकम कितनी हुई? एग्रीकल्चरल इनकम हो गई 8 लाख रुपए की, जो मिक्स्ड का पार्ट है। 5 लाख रुपए की वो जो सेपरेट एग्रीकल्चरल इनकम है वो भी है। 8 लाख रुपए की एग्रीकल्चरल इनकम जो मिक्स्ड इनकम में इंक्लूडेड है वो ये है। अगर मान लो मैं एग्रीकल्चरल इनकम निकाल करके फिर बिजनेस इनकम निकालता हूं तो कैसे करेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कितना था? मार्केट वैल्यू तो यही है 22 लाख रुपीज। ये 22 लाख रुपया ये आ गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना मैंने इनकर किया था? 14 लाख रुपीज का। तो 6 और 2 8, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 8 लाख रुपए। अब ये 8 लाख रुपए निकले, अगर मैं इसमें 9.5 लाख से माइनस कर देता तो मुझे 1.5 लाख रुपए की बिजनेस इनकम भी मिल जाती। तो आप ये समझ गए कि अगर आप कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल यूज करते हो जो आपने खुद से प्रोड्यूस किया था, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर आप उसको यूज कर रहे हो, तो आपकी जो भी इनकम होगी वो मिक्स्ड इनकम होगी। उसमें से किस तरीके से आप अपनी बिजनेस इनकम को और एग्रीकल्चरल इनकम को अलग करते हो। तो ये होता है हमारा रूल 7। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं रूल 7A की, जो हमें बताता है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। अगर आप रबर को ग्रो या मैन्युफैक्चर करते हो तो उसमें जो भी आपकी मिक्स्ड इनकम होगी, उसमें से आप अपनी बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम को किस तरीके से अलग करोगे। अब जैसे हमने पीछे भी रूल 7 में बात करी, तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। वहां पर हमको देखना पड़ता है कि मार्केट वैल्यू कितनी है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना है, फलाना कितना है, ये कितना है। तो पूरा वहां पे थोड़ा सा झंझट रहती है। लेकिन यहाँ पर रूल 7A और इसके आगे जो हम रूल डिस्कस करने वाले हैं, उसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको बस परसेंटेज याद रखनी है। अगर आप रबर को ग्रो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उस केस में 35% आपका बिजनेस इनकम हो जाएगी और 65% आपकी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी, जो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब मान लो मैंने रबर को ग्रो किया और मैन्युफैक्चर किया, और जो मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ था इसको बेच करके, इस रबर को मैन्युफैक्चर करने के बाद, वो 1 लाख रुपए का हुआ था। तो 1 लाख रुपए जो मुझे प्रॉफिट हुआ है, इस 1 लाख रुपए में 35% यानी कि 35,000 रुपए मेरी बिजनेस इनकम जो टैक्सेबल हो जाएगी, अंडर द हेड पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन।
और 65% मेरी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी, यानी कि 65,000 जो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा रूल है, और ये जो थ्योरी लिखी इसको आप एक बार पढ़ लेना। वही सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स और सिनेक्स और लेटेक्स बेस्ड क्रीप्स और ब्राउन क्रीप्स टेक्निकली स्पेसिफाइड, तो ये आप एक बार पढ़ लेना अपने आप से, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 हमसे बोल रहा है, मिस्टर सी मैन्युफैक्चर्स लेटेक्स फ्रॉम द रबर प्लांट ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। तो जो मिस्टर सी है वो मैन्युफैक्चर करते हैं लेटेक्स को फ्रॉम द रबर प्लांट ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। दीज आर सोल्ड इन द मार्केट फॉर ₹30 लाख। 30 लाख रुपए की ये रबर हमारी बिक जाती। द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर प्लांट इज ₹10 लाख एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स इज ₹8 लाख। कंप्यूट हिज टोटल इनकम। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो 30 लाख रुपए मैंने जो रबर मैन्युफैक्चर करी है, उसको उस रबर को मैन्युफैक्चरिंग करने में, उसको प्रोड्यूस करने में, जो रबर प्लांट है इसको ग्रो करने में और इसके जितने भी कल्टीवेशन एक्सपेंसेस है वो सारे मिला करके 10 लाख रुपए हो रहा है। और जब मैंने इस रबर प्लांट को, इसको रबर को उठा करके अपने उसमें फैक्ट्री में लाया और इसको पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैंने किया, उसमें मेरे खर्चा हो गया 8 लाख रुपए। यानी कि मेरा टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 10 लाख रुपए और 8 लाख रुपए, 18 लाख रुपए मेरी टोटल कॉस्ट यहाँ पर लग गई है। 18 लाख रुपए मेरी टोटल कॉस्ट लग गई। और सेल प्रोसीड्स, जो रबर मैंने मैन्युफैक्चर करी और बेचा, इससे मुझे मिला 30 लाख रुपए। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, सेल किया 30 लाख रुपए का, कॉस्ट लगी 18 लाख रुपए की, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हुआ मेरा 12 लाख रुपए का। अभी जो प्रॉफिट 12 लाख रुपए का हुआ है, इसमें कुछ पोर्शन है बिजनेस इनकम और कुछ पोर्शन है एग्रीकल्चरल इनकम का। अब बिजनेस इनकम कितना होगा, बिजनेस इनकम होगा 35%, एग्रीकल्चरल इनकम कितना होगा, वो होगा 65%। ठीक है। तो 12 लाख का 35% अगर आप देखो तो कितना होगा, 12 लाख का 35% होगा 4,20,000 रुपए। हाँ, 4,20,000 रुपए। एक बार देख लो आप भी, ये 30% हो जाएगा इसका, 12,336 3.6, और 5% होगा 60,000। हाँ, 4,20,000। और 65% इसका हो जाएगा 7,80,000। 7,80,000 रुपीज। 4,20,000 हो गया बिजनेस इनकम और 7,80,000 हो गया एग्रीकल्चरल इनकम। और ये वाला पार्ट आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर पीजीबीपी हेड। इसके बाद नेक्स्ट अब बात करेंगे रूल 7B की। तो रूल 7B जो है वो हमें बता रहा है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी। अगर आप कॉफी को ग्रो करते हो और मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसको बेच करके जो भी आपकी मिक्स इनकम हो रही है, उसमें से बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम आप किस तरीके से अलग करोगे। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, देखिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमसे बोल रहा है, फर्स्ट जो कंडीशन है वो हमसे बोल रही है, सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड कर्ड, क्योर्ड कर्ड, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आप कॉफी को उगाते हो, जो कॉफी बीन्स होती हैं उनको आप उगाते हो, ग्रो करते हो, और उसको फिर आप कर्ड करते हो, मतलब कि वो जो आप जब कॉफी तोड़ते हो उसमें से, तो उसको छिलके जो उसके होते हैं वो उतार करके डायरेक्टली मार्केट में सेल कर देते हो। आपने कॉफी को तोड़ा, जो कॉफी बीन्स होते हैं उनको आपने तोड़ा, और उसमें जो ऊपर का छिलका होता है वो आपने निकाल करके, उसके बाद आपने अगर डायरेक्टली मार्केट में सेल कर दिया, तो जो भी प्रॉफिट आपको होगा, उस प्रॉफिट का 25% आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा और 75% बचा हुआ आपका एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा। इन केस आपने कॉफी को ग्रो किया, उसके बाद उसका छिलका उतारा, उसके बाद उसको रोस्ट भी किया, रोस्ट करके बाद आपने उसको पीस भी दिया, ग्राउंड कर दिया, तो ये सब करने के बाद जब आपने उसको मार्केट में सेल किया, तब आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 40% आपका बिजनेस इनकम और 60% आपका एग्रीकल्चरल इनकम होगा। तो दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमारे पास में। अगर हमने सिर्फ उसको उतारा, बीज को तोड़ा, मतलब बीन्स को तोड़ा और उसका छिलका उतार के अगर उसको बेचा, तो 25% बिजनेस इनकम और 75% एग्रीकल्चरल इनकम। अगर हमने कॉफी को तोड़ा, उसके बाद फिर उसको छिलका उतार के उसको रोस्ट भी किया, उसके बाद उसको ग्राउंड भी किया, बहुत सारा नाटक करके, तब जब बेचेंगे तो 40% हमारी बिजनेस इनकम और 60% हमारी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। यहां पर देखिए, क्या इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको, जब आप कॉफी को ग्रो कर रहे हो और आपने सिर्फ छिलका उतार कर बेच दिया उसको, तो इसका मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या ज्यादा किए हैं कि कम किए हैं। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीधे सी बात है कम किया, आपने उसको तोड़ा और उसका छिलका उतार करके बेच दिया, तो इसका मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग का काम कम किया है, तो इसीलिए आपकी बिजनेस इनकम कम होगी यहाँ पर। तो ये आपका 25% होगा और बचा हुआ सीधे से आपको पता है कि एग्रीकल्चरल हो जाएगा। अगर आपने उसको तोड़ा, छिलका उतारा, उसको रोस्ट भी किया, उसको ग्राउंड भी किया, इसका मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ज्यादा किए, तो बिजनेस इनकम वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 40% हमारा बिजनेस इनकम और 60% हमारा एग्रीकल्चरल इनकम। इसके बाद आता हमारा लास्ट रूल, रूल नंबर 8, जो हमसे बोल रहा है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की। अगर आप चाय पत्ती को उगाते हो और उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हो उसकी,
तब आपका जो भी आपको इनकम हुई है मिक्स्ड इनकम, उसमें से 40% आपकी बिजनेस इनकम होगी और 60% आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी जो आपकी एग्जाम हो जाएगी। यहाँ पर एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, एसएससी हिमसेल्फ ग्रोज टी लीव्स एंड मैन्युफैक्चर्स टी इन इंडिया। जो एसएससी है वो खुद से टी को ग्रो कर रहा है, वो जो टी लीव्स होती हैं वो खुद से ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं कि अगर उसने खुद से, अब देखिए जो मैंने आपको वीट वाला एग्जांपल दिया था, शुगर केन का दिया था, अगर मैं मार्केट से उसको खरीद करके और फिर उसको बेच रहा हूँ तो फिर वो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम होगी ही नहीं। अगर मैंने उसको खरीद लिया, जो टी लीव्स की बात हो रही है यहाँ पर, या फिर रबर की भी बात अगर आप करो, तो वो अगर मैंने मार्केट से खरीद लिया, आप यहाँ पर कहीं पे भी देखोगे तो आपको हर जगह एक ग्रोइंग वर्ड दिखेगा। देखिए हर जगह पे आपको ग्रोइंग वर्ड यहाँ पर दिखेगा। अगर मैं ग्रो नहीं करता, अगर मैं डायरेक्टली मार्केट से उसको खरीद लेता और उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग करके उसकी अगर मार्केट में सेल करता, तो एग्रीकल्चरल इनकम की बात ही नहीं आएगी। तब मेरी वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली बिजनेस इनकम हो जाएगी, तो उसमें अपॉर्चुनिमेंट की बात ही नहीं होती है। अगर मैं उसको ग्रो भी कर रहा हूँ तभी यहाँ पर मिक्स्ड इनकम का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एसएससी हिमसेल्फ ग्रोज टी लीव्स एंड मैन्युफैक्चर्स टी इन इंडिया। तो इसको अगर सम अप करें तो सबसे पहले रूल 7 में तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट वैल्यू आप निकालते हो उसके बाद माइनस करते हो, तो उसकी बात नहीं करेंगे। 7A 7B एंड 8 की बात करेंगे। 7A हमसे बताता है रबर प्रोडक्ट्स के बारे में, तो जिसमें 65% एग्रीकल्चरल इनकम और 35% बिजनेस इनकम। 7B की अगर बात करें तो कॉफी की बात करता है। कॉफी में अगर आपने उसको सिर्फ ग्रो किया और कर्ट किया है तो फिर 75% आपकी एग्रीकल्चरल और 25% बिजनेस इनकम। ग्रोन कर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड अगर आपने किया है तो 60% एग्रीकल्चरल, 40% बिजनेस। अगर आप टी लीव्स को ग्रो कर रहे हो और मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो फिर 60% एग्रीकल्चरल इनकम, 40% बिजनेस इनकम। याद करने का तरीका मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग बिजनेस इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप मार्केट में बेच रहे हो तो आपको बिजनेस इनकम की बात करेंगे, और बचा हुआ जो होगा वो आपका एग्रीकल्चरल वाला पार्ट हो जाएगा। रबर का पैकेट आपको दिख रहा है, रबर का पैकेट 35 का पैकेट, ठीक है। रबर का 35 का पैकेट, 35 का पैकेट, 35 का पैकेट यानी कि 35 रुपए, 35% आपका, 35% आपका बिजनेस इनकम, 65% आपका एग्रीकल्चरल इनकम। चाय पत्ती आपको दिख रही, ताजा चाय पत्ती 40 की 100 ग्राम, 40 की 100 ग्राम, 40 की 100 ग्राम, 40 की 100 ग्राम, मतलब 40% हमारा बिजनेस इनकम, 60% हमारा एग्रीकल्चरल इनकम। कॉफी आपको दिख रही, कॉफी बीन्स आपने तोड़ा, उसको उसके छिलके उतारे और आपने बेचा, 25 की 100 ग्राम, या आपको मार्केट में आपकी बिक जाएगी। 25 की 100 ग्राम, 25 की 100 ग्राम कर्ड कॉफी आपकी यहाँ बिक रही है। आपने सिर्फ इसको छिलका उतार करके बेचा है, आपने इसको रोस्ट नहीं किया, आपने इसको ग्राउंड नहीं किया, पीसा भी नहीं है, तो सीधी सी बात है 25 रुपया कम ही तो मिलेगा। तो ये आपकी 25 की 100 ग्राम आपकी बिक रही है, ये हो गई आपकी कॉफी। दूसरी चीज, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड कॉफी अगर आप बेच रहे हो तो यहाँ पर आपने डायरेक्टली बेच दिया था, अब अगर आप उसको पीस के बेचोगे तो ज्यादा ही तो चार्ज करोगे। तो यहाँ पर 40 की 100 ग्राम, 40 की 100 ग्राम, तो 40% हमारी बिजनेस इनकम, 60% हमारी एग्रीकल्चरल इनकम। तो रबर हो गई 35 का पैकेट, रबर 35 का पैकेट, ताजा चाय पत्ती 40 की 100 ग्राम, 40 की 100 ग्राम, 40 बिजनेस इनकम और 60 एग्रीकल्चरल इनकम। कर्ड कॉफी 25 की 100 ग्राम, 25 रुपए, 25% आपका बिजनेस और 75 आपका एग्रीकल्चरल। उसी तरीके से रोस्टेड एंड ग्राउंडेड वाले में कितना हो गया, 40 की 100 ग्राम, क्योंकि ज्यादा है, ये 25 का है, क्योंकि आपने सिर्फ उसको तोड़ करके बेच दिया था। अगर आप पीस रहे हो तो ज्यादा चार्ज करोगे। तो 40% आपका बिजनेस इनकम, 60% आपका एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि अगर हमारी मिक्स्ड इनकम होती है तो उसका किस तरीके से हम लोग अपॉर्चनमेंट करते हैं इनटू बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।